Hello everyone, my name is Professor Nilesh Khanderia from Noble Group of Institution. इससे पहले भी हमने 2 वीडियो फाइनेंस के डाले हुए हैं। आज इस वीडियो में हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है लीवरेज। इस वीडियो में हम उसके बेसिक कंसेप्ट जो भी सारे आते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, लीवरेज वर्ड आया है एक वर्ड से जिसका नाम है लीवर। मतलब लीवरेज पूरा जो वर्ड है वो किस वर्ड से ओरिजिन हुआ है? लीवर वर्ड से। अब जब कभी भी आप दिमाग में सोचो लीवर वर्ड अगर आप सुनो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हर्ड वर्ड लीवर? मैं एक बार एमबीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा था और मैंने सिंपली पूछा, बच्चों बताओ, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वही पूछा, बच्चों बताओ लीवर वर्ड सुन के पहले आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप सबको पता है एमबीए कोई भी कर सकता है। मीन्स कि साइंस वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, तीनों स्ट्रीम के बच्चे, इंजीनियरिंग वाला भी कर सकता है, वो सब एमबीए कर सकते हैं। तो पता नहीं कोई एक साइंस वाले स्टूडेंट ने आंसर दिया, सर लीवर का मीन्स एक बॉडी का पार्ट होता है जो बिगड़ने से इंसान मर सकता है। मैंने सोचा बच्चा तुम्हारी लीवर का वर्ड तो ठीक है लेकिन वो लीवर होता है LIVER, ये वर्ड है LEVER। मतलब इस लीवर का मीनिंग मैंने और पूछा तो एक बाइकर पता नहीं बच्चा होगा, उसने पता नहीं आंसर दिया, सर लीवर का मतलब एक्सेलरेटर। करके हम जैसे बाइक चलाते हैं ना उसको भी लीवर बोलते हैं। मैंने सोचा ठीक है। तो अगर हम लीवर की हिस्ट्री की बात करें, आपको बताता हूँ लीवर का मीनिंग भी क्या होता है, लेकिन अगर हम लीवर की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले लीवर वर्ड है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ साइंस में। लीवर एक्चुअली में वर्ड साइंस का है। एक फिजिक्स का एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत ही बढ़िया बात कही थी। बात मैं आपको कहता हूं, उसने बोला था गिव मी अ लीवर एंड अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। उसने सिंपली बोला कि मुझे एक जगह दो खड़े रहने के लिए और एक लीवर दो, मैं जैसा कहूं वैसा मैं पूरी अर्थ को मूव कर सकता हूं। और उस इंसान का नाम था आर्किमिडीज, जो एक फिजिक्स साइंटिस्ट था। अब आपको लग रहा है सर ये क्या बंदा है, ऐसा थोड़ी ना होता है अर्थ को मूव कर सकते हैं किसी भी लीवर से। तो देखो ऐसी कुछ इसकी इमेज बनी थी। इस इमेज में अगर आप देखते हो तो ये एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है और ये पूरी अर्थ है और ये भाई आर्किमिडीज साहब है, वो अर्थ को मूव करना चाहते हैं। अब इस पिक्चर से शायद आपको लगेगा कि ये तो कार्टूनिस्ट मूवी है, कोई भी बना सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पिक्चर में आपको वो क्लियर होगा। देखिए हमारी पूरी अर्थ है, ये फिक्स ऑब्जेक्ट और ये जो रॉड है उसको हम बोलेंगे लीवर और ये भाई साहब फेस उनको मिल गया। अब बताओ ऐसा कोई रॉड या डंडा आपको मिले और इस तरह का लीवर अगर आपको मिले तो कोई भी बंदा किसी भी बड़ी भारी चीज को क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। इसमें देखिए ये है फिक्स ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्ली आपने रखा और प्रॉपर्ली अगर लीवर आपका रहा तो आप पूरे अर्थ को मूव कर सकते हो इसी से। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सिंपली अगर मैं कहूं तो एज पर माय ओपिनियन लीवरेज मीन्स एडवांटेज। अगर आपको किसी भी फिक्स चीज या तो किसी भी चीज का अगर आपको एडवांटेज लेना आता हो तो उस चीज को हम लीवर बोल सकते हैं। चलिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज के कोई कार जा रही है, जाते जाते कार का हो गया पंचर। अब आपको पता है हमारे क्लास में एक लड़का है असफान, वो बहुत थोड़ा हाइपर है। उसने बोला सर इस कार को मैं ठीक करूंगा। उसने पता नहीं किसी अपने दोस्त को बोला तू जाके जल्दी पंचर वाले को लेके आ, मैं इस कार को उठाऊंगा और वो आकर पंचर कर देगा। अब बताओ असफान बोल रहा है वो तो ठीक है, चलो हाइपर भी है, चलो उठा भी ले, मतलब पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर कार को उठा भी ले तो भी कार का पंचर करने के लिए कार को उठाना ठीक है? क्यों अपने हाथ पैर तोड़वाना? सिंपली आप एक आइटम आती है उसका यूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं जैक या स्टेफनी। आप स्टेफनी से उसको प्रॉपर्ली पुल करो कार को और उसका टायर बदल दो। क्यों खामखा खुद की एनर्जी वेस्ट करनी? दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ हैंड पंप। पहले के जमाने में हैंड पंप भी यूज होता था, अभी भी होता है लेकिन अब बहुत कम हो गया है बिकॉज हमें घर घर पर पानी मिलने लगा है तो हम हैंड पंप का यूज हमने कम कर दिया है। तो उसमें भी क्या होता था, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता था, हम उसको सिर्फ थोड़ा सा हिलाते थे और नीचे जमीन का पानी पूरा बाहर आ जाता था और हम उस पानी का यूज कर सकते थे। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स थे फिजिक्स के। अब आपको भी यही फील हो रहा होगा जो 3 इडियट्स मूवी में
वायरस का हुआ था, जब रेंचो ने पता नहीं कुछ अनाप शनाप लिखा था और वायरस ने ये सुनकर बहुत गुस्से में आकर कहा था, आप गुस्से में तो नहीं कहोगे बिकॉज अभी तो आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपको भी एक ही दिमाग में आ रहा होगा, दिस इज नॉट अ साइंस क्लास सर, वी आर हियर फॉर FM। बट तभी रेंचो ने भी गलत नहीं पढ़ाया था, मैं भी अभी आपको गलत नहीं पढ़ा रहा हूं। चलिए देखते हैं, अब हम FM के एग्जांपल्स लेते हैं। बट ये लीवर की हिस्ट्री है वो यहां से आई थी, और लीवर में जो मेन पार्ट होता है वो होता है फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से आप पूरा लीवर का यूज कर कोई भी बड़े पार्ट को आप मूव कर सकते हो, या तो कोई भी बड़ी चीज को आप मूव कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा रियल पिज्जा वाला है, उसने नई फ्रेंचाइजी स्टार्ट की, रियल बेबी पिज्जा वाला। ठीक है, अब रियल बेबी पिज्जा वाला ने, चलो रियल वाला ने एक नई फ्रेंचाइजी चालू की है, रियल बेबी पिज्जा वाला। अब सबको पता है कि नया नया बिजनेस होता है तो हमारी भी कुछ टारगेट्स होती हैं। हम लेट्स से इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज के इसने टारगेट रखा है सेल्स यूनिट इसके बिकेंगे 1000 यूनिट्स ये सेल करेगा, और सेल्स प्राइस इसकी रखते हैं पर पिज्जा 100 रुपीज ये सेल कर रहा है। तो इसका टोटल सेल्स कितना होगा रियल पिज्जा वाले का 1000 इंटू अगर आप 100 करोगे तो कितना आएगा 1 लाख रुपीज का टोटल इसने सेल किया। अब लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल डिस्कस किया था सेल्स माइनस वेरिएबल, उसी की तरह मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब उसका वेरिएबल कॉस्ट हम डिसाइड कर ले पर यूनिट 50 रुपीज। ठीक है, अब देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 1000 इंटू 50 तो कितना होगा 50,000। तो चलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 50,000। अब सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन यहां पर कितना मिलेगा 1 लाख माइनस 50,000 आप करोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 50,000। सिंपल। अब उस टेबल में हम कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। लेट्स से हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का। सपोज कि हम लेते हैं एज्यूम करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 रुपीज इस बिजनेस में रियल पिज्जा वाले को फिक्स्ड कॉस्ट हो रही है। तो चलिए 50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, मतलब कि कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट, मींस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये कितना होगा 50,000 माइनस अगर आप 30,000 करते हो तो कितना मिलता है आपको 20,000। चलिए ये हो गया एक एग्जांपल। अब लीवरेज का एग्जांपल समझने के लिए हमें ये फिक्स कॉस्ट का प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना आना चाहिए। देखते हैं आगे एग्जांपल में कि फिक्स कॉस्ट का हम यूटिलाइज कर कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और लीवर का क्या मीनिंग होता है यहां पर। चलिए अब कोई भी बंदा है वो बिजनेस चलाएगा तो वो यही सोचेगा कि मेरा बिजनेस कैसे दोगुना हो। ये फिक्स कॉस्ट के कोई भी बिजनेस है फिक्स कॉस्ट को इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट के लिए वो रोता भी नहीं रहेगा, हाय मेरा टैक्स, हाय मेरा फिक्स कॉस्ट, हाय मेरी फिक्स कॉस्ट। उस पर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन किस पर होगा सेल्स बढ़ाने पर। सपोज के यहां पर रियल पिज्जा वाले ने वर्क कर उसकी सेल्स 2 गुनी कर ली, हम यहां पर पूरा क्या कर रहे हैं उसका 2 गुना कर रहे हैं। प्राइस और ये सिचुएशन सेम ही है, लेकिन उसका जो भी होगा वेरिएबल कॉस्ट वो सब डबल हो रही है। अब चलिए उसका सेल्स यूनिट पहले था 1000, 2 गुना हो गया तो कितना हो गया 2000। अब सेल्स प्राइस तो सेम ही है 100 रुपीज। अब 2000 इंटू आप 100 करोगे तो कितना आएगा 2 लाख, मतलब टोटल सेल्स हो गया 2 लाख, पहले था 1 लाख, अब 2 गुना होकर कितना हो गया 2 लाख। अब 2000 यूनिट वो सेल कर रहा था, 50 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2000 इंटू 50 कितना आएगा 1 लाख रुपीज। तो ओके उसका वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया 1 लाख। अब वेरिएबल कॉस्ट वेरी होता है सेल्स बढ़ने या कम होने से। अगर सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और सेल्स अगर कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, अब सेल्स में से हमने कंट्रीब्यूशन माइनस, अब कंट्रीब्यूशन ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। तो 2 लाख हमारा आया है यहाँ पर न्यू सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1 लाख, तो माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 1 लाख। ओके, अब फिक्स कॉस्ट इसका बढ़ेगा नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा बिकॉज सेल्स बढ़ने के साथ साथ कभी भी फिक्स कॉस्ट बढ़ती नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 30,000। तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो EBIT कितना हो गया 1 लाख में से आप 30,000 माइनस करोगे तो कितना हो गया 70,000। ओके ये देखा आपने। अब इस एग्जांपल को एनालाइज करते हैं। सेल्स यूनिट हमारे हुए डबल, सेल्स टोटल सेल्स भी हमारा हो गया डबल, वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी कोई डबल, पहले थी 50,000 अब हो गई 1 लाख। अब इसके साथ कंट्रीब्यूशन भी हमारा क्या हो गया, पहले था 50,000 अब हो गया 1 लाख, कितना हो गया डबल।
लेकिन फिक्स कॉस्ट रही पहले भी 30,000, अभी भी 30,000, यानी कि फिक्स कॉस्ट रही सेम। अब देखिए प्रॉफिट हमारा पहले था 20,000, अब हो गया 70,000, मतलब प्रॉफिट कितना बढ़ा, मोर देन डबल। इधर आप बोल सकते हो 3.5 टाइम्स आपका प्रॉफिट बढ़ा। अब यहां पर हमें क्या पता चला कि आपकी सभी चीजें हुई डबल, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ी। मतलब यहां पर आपको क्या मिला, लीवर आपने प्रॉपर यूटिलाइज किया, तो आपका जो प्रॉफिट था वो क्या होगा, मोर देन डबल। मींस कि जितना आपने एफर्ट डाला, आपने एफर्ट कितना डाला, सेल्स 2 गुनी करने की, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा, 3.5 गुना, मतलब 3.5 टाइम्स आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। ये होता है लीवरेज, जिसको आप प्रॉपरली अगर यूटिलाइज करना सीख जाओ तो आप बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा सकते हो। दैट्स वाई इन बिजनेस लीवरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए थोड़ा इसका आगे का भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमारा EBIT था उसी बिजनेस का 1 लाख रुपीज। अब हमने इसमें से माइनस किया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट। लेट्स से हम ऐसे ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 40,000 उस बिजनेस की फिक्स कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट हमारी आ रही थी। तो हमें EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना होगा हमारा, 1 लाख माइनस आप 40,000 करोगे तो कितना आएगा, 60,000। ओके, आ गया 60,000। अब हम इसको भी थोड़ा 2 गुना करते हैं। सपोज EBIT हमारा 1 लाख में से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। अब इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंस है, फिक्स्ड एक्सपेंस, यानी कि ये सेल्स या प्रॉफिट बढ़ने से ये इंटरेस्ट तो एज इट इज ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो इंटरेस्ट कौन सा रहेगा, 40,000 ही रहेगा। तो 2 लाख में से अगर आप 40,000 माइनस करोगे तो आपका EBT कितना आएगा, 1,60,000। अब यहां पर भी हमने देखा पहले हमारा EBIT था 1 लाख, EBIT कितना हो गया, डबल। अब इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा 2 गुना, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है EBT आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, हमने जो प्रॉफिट आ रहा है वो 60,000 का अगर आप डबल करोगे तो 1,20,000 होगा। इसका मतलब कि प्रॉफिट कितना बढ़ा, मोर देन डबल। यहां बोल सकते हो 2.67 टाइम। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो हमने प्रॉफिट बढ़ाया डबल, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आया, 2.67 टाइम्स। मतलब हमने एफर्ट डाला लो, हमें बेनिफिट मिला उससे ज्यादा। यही मतलब है लीवरेज का। मतलब यहां पर चलो मैं एक लाइन में बोल सकता हूं, हियर लीवरेज गिव्स मोर बेनिफिट्स टू देयर बिजनेस देन देयर एफर्ट्स। मतलब कि हम बिजनेस में जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं उससे ज्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है। किसकी बदौलत, फिक्स कॉस्ट यानी कि लीवरेज की बदौलत। बट हाँ, जैसे यहां पर हमने सेल्स बढ़ाया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा, अगर कम होगा तो कम भी हो सकता है। सो लीवरेज मीन्स सिंपली एक पिक्चर से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क लेस ऑन मोर। देखिए यहां पर भी क्या आया, एक फिक्स कंपोनेंट है। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि मैंने पहले आपको फिजिक्स का एग्जांपल्स क्यों दिए, बिकॉज वो मैं यहां पर समझाने ही वाला था। ठीक है, यहां पर देखिए हम इसको एनालाइज करें तो एक फिक्स कंपोनेंट है जिसका यूज कर हम बड़े से बड़े पत्थर या तो बड़े से बड़ी चीज को उठा सकते हैं और मूव कर सकते हैं। और ये जो हाथ में जो रॉड है उसको हम क्या बोलेंगे, लीवर। मतलब कि इसका सिंपल मीनिंग होगा कि हमने वर्क किया लेस। अगर आप ऐसे ही इस पत्थर को हटाओ धक्का मार के तो आपके बहुत एफर्ट्स लगेंगे, और कई बार तो अगर पत्थर बड़ा हुआ तो हम उठा भी नहीं पाएंगे, मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने एफर्ट्स डाले बहुत कम, लेकिन हमें रिजल्ट मिला ज्यादा। मतलब जितने एफर्ट्स डाले उससे ज्यादा रिजल्ट मिला। किसकी बदौलत, आपने फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स पॉइंट का प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया, इसलिए आपको रिजल्ट क्या मिले, ज्यादा। चलिए और एक एग्जांपल से समझते हैं। वही रियल बेबी पिज्जा वाला है हमारा। सेल्स था 1000 यूनिट, सेम ही एग्जांपल है, 100 रुपीज का वो सेल कर रहा था, प्राइस उसकी थी। टोटल सेल्स हो गया था 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज पर यूनिट, हो गया 50,000। वही एग्जांपल है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूं। कंट्रीब्यूशन आ गया 50,000, फिक्स कॉस्ट आ गया 30,000, प्रॉफिट हमारा हुआ 20,000, जो लास्ट में था वही का वही। अब हम इसको हर बार तो है ना डबल करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। सेल्स पहले था 1000 यूनिट, हम इसको कर देते हैं सब चीज को आधा, मतलब सेल्स यूनिट्स हमने कर दिए 500 यूनिट्स। अब 500 इंटू 100 अगर आप सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सेल्स कितना आएगा, 50,000। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 50 रुपीज। अब 500 इंटू 50 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 25,000। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई 25,000। अब कंट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल्स माइनस वेरिएबल करना पड़ता है।
तो 50,000 माइनस 25,000 आपने किया तो कितना आपको मिलेगा 25,000। ये हमारा क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट तो एज इट इज ही रहेगा, ये थोड़ी ना सेल्स कम होगा तो कम होगी, ये तो इतनी की इतनी रहेगी। तो चलिए फिक्स कॉस्ट यहां पर रही 30,000। अब देखिए कंट्रीब्यूशन है 25,000, फिक्स कॉस्ट आ गई 30,000, तो हमें यहां पर क्या हुआ लॉस हुआ, कितने का 5,000 का, बिकॉज हमारी फिक्स कॉस्ट हमारे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो गई, तो हमें यहां पर क्या हुआ लॉस हुआ। अब इसका एग्जांपल अगर आप लो, अगर आप हम इसको एनालिसिस करें तो हमारा पहले सेल्स यूनिट डिक्रीज हुआ 50%, टोटल सेल्स भी उसके साथ 50% डिक्रीज हुआ। अब वेरिएबल कॉस्ट भी 50% डिक्लाइन आई, कम हुई, कंट्रीब्यूशन भी 50% कम हुआ, लेकिन फिक्स कॉस्ट रही सेम। उसकी वजह से आप देख सकते हो पहले हम 20,000 प्रॉफिट में थे, लेकिन अब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन तो ठीक, उल्टा 5,000 का हमें लॉस मिला। मतलब डिक्रीज कितना हुआ मोर देन 50%। अगर आप एग्जैक्ट परसेंटेज में चाहो तो 125% हमें डिक्रीज हुआ इन प्रॉफिट। और बहुत सारे बिजनेस इसी चीज को समझ नहीं पाते, और आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट जूनागढ़ में भी है कि बहुत सारे कम, मतलब हर साल कोई ना कोई बिजनेस बंद होता है, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं रेंट या तो कोई भी फिक्स कॉस्ट होगी वो पे नहीं कर पाते, इसकी वजह से कहीं कहीं बिजनेस बंद हो जाते हैं। अब देखिए फिक्स कॉस्ट रिकवर करना मेन टारगेट तो नहीं है, लेकिन वन ऑफ द टारगेट है कि फिक्स कॉस्ट तो एटलीस्ट रिकवर हो ही हो। फर्स्ट इनिशियल पीरियड में फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो ही हो, या तो हम जितना टाइम में सर्वाइव कर पाएंगे उतने टाइम में फिक्स कॉस्ट तो रिकवर होती ही रहे। इसलिए आप इकोनॉमिक्स में भी कंसेप्ट पढ़ते हो कि मिनिमम फिक्स कॉस्ट का मिनिमम अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बिजनेस में रिकवर हो रही है तो आप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप बिजनेस स्टार्ट रख सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में भी आप फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे, बिजनेस कर दोगे बंद, बिकॉज इस चीज में क्या हो गया है आपको लॉस ही होने वाला है और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए अब मैं कह सकता हूं कि फिक्स कॉस्ट को अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सको तो आपकी चांदी ही चांदी है, अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए तो बहुत नुकसान ही नुकसान है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सो लीवरेज हियर क्रिएट्स अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। क्या हुआ थ्रेट, मतलब थ्रेट आ गया बिजनेस का सर्वाइव करने पर भी। अगर हमने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया तो बिजनेस सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। अगर आप प्रॉपरली लीवरेज के कंसेप्ट को नहीं समझे और फिक्स कॉस्ट भी आप रिकवर नहीं कर पाए तो आपका बिजनेस मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब लीवरेज और फिक्स कॉस्ट लाइक दो धारी तलवार होती है। क्या होती है, दो धारी तलवार। अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज की, इफ यू यूज प्रॉपरली, देन कस्टमर कटेगा। क्या कटेगा, कस्टमर कटेगा। और अगर आप इफ यू फेल टू यूज, आपने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं की और आपने अगर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं की तो आपका क्या कटेगा, बिजनेस कटेगा। तो फिक्स कॉस्ट लाइक और लीवरेज लाइक इज दो धारी तलवार। अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज की तो कस्टमर कट जाएगा, अगर नहीं की तो आप कटोगे। कस्टमर कटा तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, बिकॉज हमें तो बेनिफिट हो रहा है, बट अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो क्या कटेगा, बिजनेस कटेगा। चलिए इसका मतलब हम बोल सकते हैं लीवरेज इज अ की ऑफ ह्यूज सक्सेस, नॉट ऑल बट वन ऑफ द की ऑफ ह्यूज सक्सेस। ऐसा नहीं बोले कि लीवरेज ही एक कंपोनेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे कंपोनेंट्स और भी है जिसका आपको ख्याल रखना है, लेकिन लीवरेज इज वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूज सक्सेस ऑफ द बिजनेस। चलिए समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ लीवरेज। द यूज ऑफ sources of funds for which the firm has to pay a fixed cost or fixed return may be termed as a leverage। ऐसे फंड्स या ऐसे सोर्स जिसको फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट या तो फिक्स रिटर्न देना है। सपोज के आप यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हो, बिजनेस की फिक्स कॉस्ट जो आती है, डेप्रिसिएशन ये सब ले सकते हो, रेंट हुआ, जो आपको देना ही देना है, आपका बिजनेस हो या ना हो आपको ये एक्सपेंसेस तो पे करने ही करने हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं, इफ कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स द फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमने फर्स्ट सिचुएशन में देखा था कि वहां पर क्या था, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से बहुत ज्यादा था, तो हमारा जो भी, इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं EBIT एक्सीड्स द फिक्स रिटर्न रिक्वायरमेंट, द लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल। वो हमारे लिए कौन सी सिचुएशन थी, फेवरेबल, जहां पर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा था। मतलब ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल सिचुएशन। When they do not, the leverage is unfavorable, जो हमने देखा सेकंड सिचुएशन में, जहां पर हमने 50% सेल्स डिक्रीज की थी, तब हमारा क्या हो रहा था कि कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा था। तो हमारे लिए वो सिचुएशन क्या है, तो कि नेगेटिव सिचुएशन है, और हम उसको क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल सिचुएशन। चलिए अब समझते हैं एक टेबल के थ्रू। आपने ये टेबल बहुत पढ़ा हुआ है,
सिंपली हमने लास्ट लेक्चर में भी रिवाइज किया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो फिनेंस का लेक्चर देख के आओ, आई बटन पर क्लिक करके। टेबल में दिया गया है सेल्स माइनस वेरिएबल, मिलेगा हमें कंट्रीब्यूशन, उसमें से अगर आप माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट तो हमें मिलेगा EBIT, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे हमें मिलेगा EBT या PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, उसके बाद हमें मिलेगा PAT या EAT, उसमें से हमें मिलेगा EAT या PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स आप उसे बोल सकते हो। उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जो डिडक्ट करने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो किन के लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, यानी कि ये रियल प्रॉफिट है ओनर्स के लिए, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब उसमें से आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो हमें मिलेगा EPS, अर्निंग पर शेयर। अब देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें किन किन जगह पर लीवर मिल रहा है, यानी कि फिक्स कॉस्ट इनमें से कौन कौन सी है। चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। तो सेल्स फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल, ये वेरिएबल कॉस्ट वो तो नाम में वेरिएबल है। कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, अगर सेल्स इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज होगी, इसका मतलब ये भी वेरिएबल ही है। फिक्स कॉस्ट है तो ये हमारा बना फर्स्ट लीवर, ठीक है। उसके बाद EBIT। अब आया इंटरेस्ट आप कमाओ या ना कमाओ, अगर आपने किसी के पास से लोन ली है या तो डिबेंचर इशू किए हुए हैं तो आपको इंटरेस्ट देना ही है, मतलब देना ही है। तो ये भी हमारा बना दूसरा लीवर। ये भी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कंपोनेंट है, फिक्स रिटर्न आपको डिबेंचर होल्डर को देना ही देना है। उसके बाद हम माइनस करेंगे टैक्स। अब टैक्स कौन सा पार्ट हुआ, वेरिएबल या फिक्स, ये हुआ वेरिएबल, बिकॉज अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो आप टैक्स ज्यादा पे करोगे, अगर प्रॉफिट कम आएगा तो आप टैक्स कम पे करोगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद आया प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का एक पार्ट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने जितनी भी इश्यू की हुई है उन पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ता है एवरी ईयर, यू हैव टू पे एवरी ईयर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीज टू योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। यानी कि थर्ड लीवर हमें मिला प्रेफरेंस डिविडेंड पर। उसके बाद ये तो चलो ऐसे हमने लिख दिया है बिकॉज पूरा कंसेप्ट था, यहाँ पर हमें कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है बिकॉज हम कहाँ पर आ गए, ओनर्स फंड आ गया। तो इसको अगर आप ऐसे याद रखना है, यहाँ पर कोई लीवर हमें नहीं मिल रहा। तो हमें बिजनेस में कितने लीवर मिले, 3 लीवर मिले, एक मिला फिक्स कॉस्ट, दूसरा मिला इंटरेस्ट और तीसरा मिला प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखिए इस टेबल को, अब इस टेबल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहले डिवाइड करता हूं सेल्स से लेकर EBIT तक, सेल्स और EBIT। यहां पर देखिए हमें ऑपरेटिंग यानी कि बिजनेस ऑपरेशन में जो भी चीजें आती है वही हम इस पार्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा मैं पार्ट करूंगा EBIT से लेकर EPS तक, EBIT से लेकर EPS तक। चलिए इस पार्ट में मुझे कौन सा लीवर मिला, एक लीवर मिला फिक्स कॉस्ट। ड्यू टू फिक्स कॉस्ट मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा अगर मैं यूज कर पाया तो। और इस पार्ट में यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप विजुअलाइज कर पाए तो हमारे पास जो भी लीवर है वो फिक्स कॉस्ट। चलिए इस पार्ट में अगर आप देख पाओ तो मेरे पास 2 लीवर है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। दोनों लीवर किसके हैं, फाइनेंस के हैं, मतलब कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के रिलेटेड आपको जो भी रिटर्न देना पड़ता है ये वही 2 लीवर है। यहाँ पर मुझे लीवर मिला ड्यू टू इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, या तो आप बोल सकते हो शॉर्ट में PD। और उसके बाद हमें एक रिस्क देखना पड़ेगा, कौन सा रिस्क देखना पड़ेगा, ओवरऑल रिस्क, जहां पर मुझे 3 लीवर मिल रहे हैं ड्यू टू फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट और PD। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास रिस्क है फिक्स कॉस्ट का, अगर आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाए तो अच्छा भी है, नहीं कर पाए तो बुरा भी है, ठीक है। तो यहां पर मुझे मिला, यहां पर देखो ऑपरेशन के ही सब आइटम्स हैं, तो यहां पर जो भी मेरे पास रिस्क होगा उसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग रिस्क, और यहां पर जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको मैं बोलूंगा फाइनेंशियल रिस्क। बिकॉज देखो इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल रिस्क है, अगर आप पे कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो बहुत बुरा हो सकता है। प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऐसा ही कुछ है, अगर आप प्रॉपर्ली डिविडेंड पे करते रहे तो ठीक है, अगर डिविडेंड पे करने में फेल हुए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बहुत सारे डिमांड्स करने लगेंगे। चलिए इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क, कोई भी बिजनेस आप देख लो उसमें रिस्क तो होगा ही होगा। रिस्क को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला रिस्क है वो है ऑपरेटिंग, या तो आप बोल सकते हो बिजनेस रिस्क, और दूसरा है फाइनेंसिंग रिस्क, ठीक है। अब ऑपरेटिंग रिस्क है वो किसकी बदौलत है, ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। इसी चीज को मेजर करने के लिए आता है चैप्टर लीवरेज। अब ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए हम कौन सा लीवरेज यूज करें, मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे डॉल, DOL, डॉल। ये जो बिजनेस रिस्क है वो किससे मेजर कर सकते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, या सिंपली आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग लीवरेज। अब फाइनेंसिंग रिस्क ड्यू टू विच फैक्टर आया, इंटरेस्ट एंड PD, ठीक है। ड्यू टू इंटरेस्ट एंड PD हमारा कौन सा रिस्क अराइज हुआ, फाइनेंसिंग रिस्क। अब इस चीज को मेजर करेंगे किस चीज से,
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसको कुछ डफल या ऐसा कुछ मत बोलना, DFL शॉर्ट में बोलना। इसको हम डोल अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं, इसलिए इसको कुछ अच्छी तरह से हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई अपने तरह के वर्ड्स मत बनाना। चलिए अब देखिए, ये तो इंडिविजुअल रिस्क हो गए, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। अब बिजनेस का ओवरऑल रिस्क भी तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो बिजनेस का ओवरऑल रिस्क, जिसको हम बोलते हैं टोटल ओवरऑल, या तो आप बोल सकते हो कंबाइंड रिस्क, ये किस वजह से आया? ड्यू टू फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड PD या प्रेफरेंस डिविडेंड। अब इस चीज को, टोटल बिजनेस के ओवरऑल रिस्क को हम मेजर करने के लिए कौन सा लीवरेज यूज करेंगे? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, अब देखिए हमारे चैप्टर में सिर्फ 3 ही लीवरेजेस हम पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। और इनके फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, जो भी फॉर्मूलाज और थियरी है वो आपको यहीं पर याद रह जाएगी। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना है। अब देख सकते हैं कि हमें ऑपरेटिंग रिस्क जो भी हमें था उसके लिए हमने बनाया ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल रिस्क हमें जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है उसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज। और ओवरऑल लीवरेज हम कौन सा लीवरेज फाइंड कर रहे हैं? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। चलिए तो ये समझते हैं उसके नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये टेबल आपने लास्ट ही देखा है, वही का वही है। हमें यहाँ पर 3 लीवर मिले। फर्स्ट मिला फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड मिला इंटरेस्ट और थर्ड मिला प्रेफरेंस डिविडेंड। हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले था सेल्स से लेकर EBIT तक और दूसरा था EBIT से लेकर EPS तक, और थर्ड हमने बनाया था ओवरऑल। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है? फिक्स कॉस्ट। यहाँ तो आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग रिस्क, जो किसकी बदौलत आया? फिक्स कॉस्ट की बदौलत। अब पहला फॉर्मूला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का सिंपल ही देखो, हमें इसके जो एंड पार्ट्स हैं, जहां पर ये पूरा ये बॉक्स है वो एंड हो रहा है, वो हमें याद रखना है। कहां पर एंड हुआ? एक तो EBIT और दूसरा कहां पर? सेल्स। इसका फॉर्मूला सिंपली यही बनेगा, परसेंटेज ऑफ चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स। देख सकते हैं आप, परसेंटेज ऑफ चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स। देखिए दूसरा पार्ट का एंड कहां पर हो रहा है? एक तो हो रहा है EPS और दूसरा हो रहा है EBIT, मतलब DFL। यहां पर आप देख सकते हो कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है? फाइनेंशियल रिस्क। इंटरेस्ट भी फाइनेंस रिस्क है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी कौन सा रिस्क है? फाइनेंस रिस्क। अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, यहां पर जैसे हमने बनाया ऐसे ही हम यहां पर फॉर्मूला बनाएंगे। इसके दोनों ये जो ब्रैकेट है वो एंड कहां पर हो रहा है? एक तो EPS पर और दूसरा EBIT पर, यानी कि इसका भी फॉर्मूला DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला सिंपल यही बनेगा, परसेंटेज ऑफ चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन EBIT। सिंपली आप देख सकते हो DFL का फॉर्मूला बना परसेंटेज ऑफ चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन EBIT। ठीक है, अब आया थर्ड फॉर्मूला DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ये ब्रैकेट आप देख सकते हो कहां पर एंड हो रहा है? बिकॉज हम यहां पर पूरा ओवरऑल बिजनेस का रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम मेजर भी पूरा रिस्क करेंगे। तो ये देखो एंड हो रहा है यहां से EPS, ये ब्रैकेट एंड हो रहा है EPS और कहां पर? सेल्स पर। तो इसका सिंपली आप जो सोच रहे हैं वही फॉर्मूला बनेगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स। सिंपल फॉर्मूला बना DCL इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स। देख सकते हो EPS और सेल्स। अब देखिए ये जो तीनों फॉर्मूला है वो आप थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन पर ही यूज कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आप मिनिमम 2 इयर्स के डेटा चाहिए, मतलब कि आप जो परसेंटेज ऑफ चेंज इन EBIT है वो आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के EBIT से और कितना इंक्रीज हुआ, मतलब कितना चेंज आया उसमें, वो हम मेजर करेंगे। उसके बाद वही हम करेंगे सेल्स में। अगर दोनों डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो ही हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज हम फाइंड कर पाएंगे इन तीनों फॉर्मूला की बदौलत। अब सर हमारा बिजनेस नया है, फर्स्ट ईयर ही है हमारे पास, हम दूसरे सेकंड ईयर तो हमारा चल रहा है और हमें अगर लीवरेज फाइंड करना हो तो हो सकता है। उनके फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको चलिए अब आपको ये तीनों फॉर्मूला तो याद रह ही गए होंगे। अब दूसरे भी जो भी फॉर्मूला है वो मैं ही आपको याद रखवाऊंगा इसी वीडियो में, और अभी के अभी आपको याद रहेंगे। चलिए दूसरे जो फॉर्मूलाज हैं उसके लिए हमें एक स्टोरी पढ़ते हैं। पहले स्टोरी में आपको एक बताता हूँ। पता है आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते हो और उसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में हमको पता ही चल जाता है कि ये प्रोडक्ट झूठ है। और वो कौन सी एडवर्टीजमेंट होती है? बिफोर और आफ्टर वाली। उसमें एक इंसान आता है बहुत मोटा सा या बहुत जिंदगी से परेशान होता है, वो बस मरने ही वाला होता है और तभी पता नहीं किसी कंपनी की उसके हाथ में प्रोडक्ट लग जाती है और वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसका क्या हो जाता है?
उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। यानी कि ऐसी चीज आपको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं कि पहले बहुत मोटा सा, बहुत गंदा सा एक इंसान था, उसकी जिंदगी पूरी क्या खराब हुई पड़ी थी, वो लाइफ से बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन उसको एक प्रोडक्ट मिला, उसको उसने यूज करना स्टार्ट किया, यूज करने के बाद ही उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। वो मोटे से पतला हो गया, बदसूरत से खूबसूरत हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसी कंपनीज दिखाती क्या है, बिफोर यूज और आफ्टर यूज, मतलब बिफोर और आफ्टर दिखाती है, और हमको दो ही वर्ड याद रखते हैं, बिफोर और आफ्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अगर आप ऑपरेटिंग रिस्क या तो ऑपरेटिंग लीवरेज के जो भी पार्ट है, या ये पार्ट अगर आप उसमें देखोगे तो आपको लीवर एक ही मिल रहा है, कौन सा, फिक्स कॉस्ट। अब फॉर्मूला डीओएल का ऐसे बनेगा, फिक्स कॉस्ट के पहले क्या आया, कंट्रीब्यूशन, मतलब बिफोर आया कंट्रीब्यूशन, आफ्टर क्या आया, ईबीआईटी। तो सिंपली यही आपका फॉर्मूला बन गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मतलब बिफोर और आफ्टर आपको यही याद रखना है, डीओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या बन गया, बिफोर और आफ्टर, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब देखिए, फॉर द टाइम बीइंग में ये प्रेफरेंस डिविडेंड इग्नोर कर रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड का फॉर्मूला थोड़ा अलग आता है। उससे पहले हम नॉर्मल जो फॉर्मूला आता है विदाउट पीडी, मैं कंफर्म बोल भी नहीं सकता कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में देंगे या नहीं देंगे। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में ग्रेजुएशन तक तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देते हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत ईजी है, इसके लिए मैं आपको इसी में समझा रहा हूं, यानी कि आपको लीवरेज का पूरा कंसेप्ट इसी वीडियो में समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए पहला लीवर कौन सा मिला फाइनेंशियल लीवरेज में हमें, फाइनेंशियल लीवरेज का पहला लीवर है इंटरेस्ट। ओवरऑल बिजनेस का दूसरा है, लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज का कौन सा है, पहला। अब इंटरेस्ट के बिफोर वर्सेस आफ्टर, सिंपल यही वर्ड याद रखना है, बिफोर वर्सेस आफ्टर। अब इंटरेस्ट के पहले क्या आया, ईबीआईटी, आफ्टर क्या आया, ईबीटी, इधर पीबीटी। तो बस बन गया आपका फॉर्मूला, डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी या तो पीबीटी आप बोल सकते हो। ठीक है सिंपल फॉर्मूला। अब देखो थर्ड फॉर्मूला भी हम समझने से पहले, मतलब डीसीएल का दूसरा फॉर्मूला समझने से पहले वही चीज हम रिपीट करते हैं, बिफोर और आफ्टर। फॉर द टाइम बीइंग में पहले प्रेफरेंस डिविडेंड इग्नोर कर रहा हूं अभी। अब देखिए उससे पहले हमारे पास कितने लीवर है, दो लीवर। अब फिक्स कॉस्ट से बिफोर और इंटरेस्ट के आफ्टर क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट से बिफोर आ रहा है कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट के आफ्टर आ रहा है ईबीटी, आप बोल सकते हो पीबीटी। तो सिंपली हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी या तो पीबीटी आप बोल सकते हो। सिंपल ये फॉर्मूला बन गया विदाउट पीडी। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, तीनों के तीनों। डीओएल में फिक्स कॉस्ट है बिफोर आफ्टर, डीएफएल में इंटरेस्ट है बिफोर आफ्टर, और डीसीएल में दोनों आपको कंसीडर करने हैं, दोनों के पहले और दोनों के आफ्टर क्या आ रहा है वो। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको यहां पर याद रह गए होंगे। अब चलिए समझते हैं विथ पीडी वाली सिचुएशन, डीएफएल विथ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखिए यहां पर अगर आप फॉर्मूला याद रह गया होगा, इतना तो आपको लिख ही देना है। उसके अलावा सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए ये टैक्स है वो हमारा वेरिएबल कंपोनेंट है, फिक्स्ड कंपोनेंट नहीं है। तो जब कभी भी आप लीवरेजेस फाइंड कर रहे हो तो आपको ये टैक्स वाले पोर्शन को प्रेफरेंस डिविडेंड में से इग्नोर करना है, यानी कि पहले निकालना है। वो हमें कौन सा लेना रहेगा, बिफोर टैक्स। सपोज कि हम कोई प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप लेते हो 100, 30% अगर टैक्स है तो कितना टैक्स आपको लगेगा उस पर, 30 रुपीज, मतलब आफ्टर टैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70। अब इसमें से आपको जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है उसमें से आपको क्या करना है, टैक्स का जो इफेक्ट है वो माइनस कर देनी है। बिफोर टैक्स मुझे अगर पीडी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड में अगर आप 70 रुपीज डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला में आपको यही पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से वही माइनस करना है। देखिए डीएफएल विथ पीडी, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। देखिए यहां पर आपको टैक्स जो मैंने 30% बोला था, 30 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 0.3। आपको ये लिखना है। अगर आपको सर मुझे ऐसे नहीं लिखना, 30% ही लिखना है, तो आप यहां पर लिखोगे 100, 1 की जगह कितने लिखोगे, 100। ठीक है यहां पर। और डीसीएल में भी बस यही चेंज आएगा, न्यूमरेटर से एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंज आएगा। यहां पर जो आया वही क्या आएगा, डीसीएल विद पीडी में कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी माइनस, यहां पर जो हमने लिखा वहीं यहीं पर भी पीबीटी में से हमें पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स ही माइनस करना है। ठीक है, अब एक डीसीएल का और एक भी फॉर्मूला है। देखिए अब सिंपली आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने क्या किया, सिंपली डीओएल और डीएफएल को कंबाइन कर दिया। अगर आप विजुअलाइज कर पाओ तो मैंने
फॉर्मूला में दूसरा कुछ नहीं किया है, सिंपली क्या किया है, DCL इज इक्वल टू DOL इंटू DFL। अब देखिए सपोज कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, यहां पर आप विजुअलाइज करो इनटू DFL का फॉर्मूला EBIT अपॉन PBT, तो यहां पर डिनोमिनेटर में EBIT आया, यहां पर न्यूमरेटर में EBIT आया। अगर आप ये दोनों फॉर्मूलाज मल्टीप्लाई करोगे तो EBIT क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फॉर्मूला बचेगा ही क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन PBT, तो यही फॉर्मूला बना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन PBT। यहां पर भी आप देख सकते हो वही मैंने किया है। देखिए यहां पर न्यूमरेटर में आ रहा है EBIT, डिनोमिनेटर में आ रहा है सेल्स। यहां पर न्यूमरेटर में आ रहा है EPS, डिनोमिनेटर में आ रहा है EBIT। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर EBIT है न्यूमरेटर में, यहां पर EBIT है डिनोमिनेटर में, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, EBIT कैंसिल होगा और यहां पर भी EBIT कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा EPS और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेल्स। तो देखिए यही फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स। ठीक है, यहां पर हमारे फॉर्मूलाज खत्म होते हैं, लेकिन इसकी थियरी थोड़ी है। ऑपरेटिंग लीवरेज अगर आपको थियरी में क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको ये फॉर्मूलाज सारे याद रह गए हैं तो आप इसी की बदौलत पूरी थियरी भी लिख पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज से। OL एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किन दोनों के बीच का रिलेशन है, कंट्रीब्यूशन और EBIT। फॉर्मूला पहला बन रहा है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच का रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर रहा है। तो एक आपने फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को लेकर आपने ये लाइन लिख दी। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी, EBIT वर्सेस सेल्स। तो देखिए सिंपल है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज मेजर्ड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू स्मॉल चेंज इन सेल्स। मतलब सेल्स में थोड़ा भी बहुत चेंज होगा तो EBIT में क्या चेंज आएगा, वो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने देखा था परसेंटेज वाला, उसी की बदौलत। देखिए यहां पर दोनों के दोनों फॉर्मूला लिख दिए हैं, वहां पर जो पढ़े थे वही। अब यहां पर देखो कई लोगों को परसेंटेज निकालना भी नहीं आता है, तो उनके लिए ये फॉर्मूला यहां पर दिया गया है। आई होप आपको तो आता ही होगा, पर हम ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले तो आपको 2 साल का डेटा क्वेश्चन में दिया होगा। अब सिंपली आप क्या करोगे, पहले तो EBIT लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है तो कितनी अमाउंट डिक्रीज हुआ है। सिंपली जितना भी इंक्रीज हुआ होगा तो आप न्यूमरेटर में उतना लिखोगे, डिक्रीज हुआ होगा तो भी न्यूमरेटर में आप लिखोगे, अपॉन प्रीवियस ईयर का EBIT। कौन सा, प्रीवियस ईयर का EBIT इंटू 100। इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ चेंज इन EBIT, और सेम वैसे सेल्स भी आप फाइंड कर सकते हो। सेल्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पहले तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है तो कितनी अमाउंट, वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है, और अपॉन सेल्स, लास्ट ईयर का सेल्स आपको लिखना है, यानी कि आपको यहां पर मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स। सिंपल है, आपको आता ही होगा। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। इसमें अगर हम देखें तो फाइनेंशियल लीवरेज रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। अब देखिए फाइनेंशियल लीवरेज हमें मिलता है किन कंपोनेंट्स में से है, फाइनेंशियल चार्जेस, मतलब कि जो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होंगी। हमने यहां पर देखिए इंटरेस्ट और PD, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि लोन का इंटरेस्ट आप पे करोगे तो, डिबेंचर का इंटरेस्ट आप पे करोगे तो वो होगा। उनकी वजह से जो हमें लीवर मिल रहा है उसी को हम बोलेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। दूसरी लाइन में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल लीवरेज इज कंसर्न्ड विद द इफेक्ट ऑफ चेंज इन EBIT ऑन द अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब कि जो भी आपकी इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो भी आपका प्रॉफिट पहुंच रहा है, उनके साथ किसका रिलेशनशिप, EBIT का। दूसरा पार्ट था उसका जो ब्रैकेट का एंड हो रहा था, एक हो रहा था EPS पर, दूसरा हो रहा था EBIT पर, उसी को आपको देखना है। तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला देखा था DFL का, वो द फाइनेंशियल लीवरेज हैज इट्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल रिस्क एंड इज मेजर्ड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन EPS ड्यू टू चेंज इन EBIT। मतलब आपने जो फॉर्मूला लिखा था वही हमने लिख दिया है। अब ये चीज आपको समझनी है और याद भी रखनी है, बिकॉज ये डेफिनेशन है। दस फाइनेंशियल लीवरेज में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज फाइनेंशियल चार्जेस, और वो भी कौन से वाला है, फिक्स्ड, टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन EBIT ऑन द अर्निंग पर शेयर। मतलब कि जो भी आपके फाइनेंशियल फिक्स्ड चार्ज हैं उनकी वजह से जो EBIT पर इफेक्ट पड़ रहा है, और उन पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उनकी बदौलत EPS पर क्या चेंज आ रहा है, वो आप देखेंगे किस लीवरेज की बदौलत, फाइनेंशियल लीवरेज की बदौलत। अगर
कोई भी फाइनेंशियल फिक्स चार्ज नहीं है तो आपको फाइनेंशियल लीवरेज मिलेगा नहीं। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इफ देयर आर नो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस देयर इज नो फाइनेंशियल लीवरेज। अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल चार्ज ही नहीं है तो फाइनेंशियल लीवरेज का भी आप बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, बिकॉज इंटरेस्ट पीडी नहीं होगा तो लीवरेज कहाँ मिलेगा, कहाँ से? लीवर ही नहीं है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? ठीक है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट, कंबाइंड लीवरेज। सिंस बोथ प्रीवियस लीवरेजेस आर रिलेटेड विद द ascertaining द एबिलिटी टू कवर फिक्स्ड चार्ज। अब देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज में हमने क्या देखा, तो कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जितनी भी है हम उसको ही कवर कर रहे थे। फाइनेंशियल लीवरेज में हमने क्या देखा, जो भी फाइनेंशियल लीवरेजेस हैं मतलब कि इंटरेस्ट पीडी उन्हीं को हम देख रहे थे, लेकिन एज अ बिजनेस हमें ओवरऑल रिस्क भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा बहुत अच्छा हो लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज बहुत ही गंदा हो तो ओवरऑल तो हमारा बिजनेस डूबेगा ही ना। तो यहां पर आपको ओवरऑल लीवरेज भी देखना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज में आप फिक्स्ड कॉस्ट ही देख रहे थे, एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और फाइनेंशियल लीवरेज में आप फाइनेंशियल कॉस्ट ही सिर्फ देख रहे थे, वो भी फिक्स वाली। ठीक है। इफ दे आर कंबाइंड, अब अगर आप उसको कंबाइन कर दोगे तो द रिजल्ट इज टोटल लीवरेज एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंबाइंड लीवरेज इज नोन एज अ टोटल रिस्क। अब अगर आप दोनों लीवरेजेस को कंबाइन करोगे तो जो भी बिजनेस का रिस्क बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, टोटल रिस्क। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके जो भी लीवरेजेस से रिलेटेड कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी क्वेरी रह रही है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, और क्वेरी नहीं है बेस्ट पार्ट आपको जो भी वीडियो का लगा वो भी कमेंट कर सकते हो आप। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को दूसरों के साथ, और उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, बिकॉज हम इस चैनल पर अकाउंटिंग, फाइनेंस और इन फ्यूचर हम टैक्स के वीडियोस भी यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।